Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 21st of March 2021. तो गाइस आज है तारीख 21 मार्च 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मोल्दोवा को, कहाँ पर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम बात करें इंडिया से तो इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर लोकेटेड है। अगर किसी से बाउंड्रीज को शेयर करता है तो वो अच्छे से सभी कुछ मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज संडे है, संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। नाउ ये जो पहला आर्टिकल है बात करता है भारत में जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाओगे सिंगल डे के अंदर 40,953 यानी 40,953 नए केसेस निकल कर आए हैं। ये कल के अकेले दिन का डेटा है और इसमें बताया जा रहा है कौन कौन से जो स्टेट्स है वो टॉप पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा, केरला, ये सभी टॉप पर चल रहे हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पे कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो डेटा है ये हाईएस्ट सिंगल डे केसेस हैं इन द 111 डेज, यानी पिछले 111 दिन के अगर हम देखें तो सिंगल दिन के अंदर इतने केसेस नहीं निकले जितने ये कल के दिन पर निकल कर आए हैं। मतलब कि सिचुएशन संभल नहीं रही है, डेली बेसिस पे दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी अपनी पकड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख पाओगे ये मुकेश अंबानी वाला जो केस है उसी से रिलेटेड है। मुकेश अंबानी का केस क्या है बेसिकली ये, तो उनके घर के सामने एक कार मिली थी, एसयूवी कार। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एसयूवी कार मिली थी और उसके अंदर एक्सप्लोजर था, ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल था। वो क्या था? जिलेटिन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जिलेटिन की स्टिक पड़ी हुई थी उसके अंदर। जिलेटिन से क्या करते हैं हम लोग, बॉम्ब बना सकते हैं। तो अब उसके ऊपर बिल्कुल आप कह सकते हो कार्रवाई वगैरह चल गई। अब काफ़ी दिन से यहाँ पर इसके ऊपर काम चल ही रहा है। आप कह सकते हो केस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवर कर लिया गया है। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तक जो है इस केस को महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी। अब महाराष्ट्र पुलिस से ट्रांसफ़र कर दिया गया है केस को। किसने ट्रांसफ़र किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैटरडे में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया है टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो यहाँ पर ये बॉडी आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा केस समझ लेते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई थी 25 फरवरी से और आज तक ये कहानी चल रही है। आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर कवरेज देने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो इसी केस से रिलेटेड एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है जिनका नाम है मिस्टर सचिन वाज है। इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इनके ऊपर भी शक था काफ़ी ज़्यादा कि इसके पीछे इसका भी, इस इंसान का भी हाथ हो सकता है। तो ये जो मिस्टर सचिन वाज है ये पहले आप कह सकते हो सस्पेंड हो गए थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अभी एक दो पिछले साल ही जो है इन्होंने ज्वाइन किया है। कि मतलब कि कोविड की वजह से पुलिस कम पड़ रही थी तो उसकी वजह से इनको वापस से रीजॉइन करवाया गया। तो आप कह सकते हो लगभग 2004 से ये सस्पेंड थे और अभी पिछले साल ही जो है इनको रीजॉइन करा गया इनके द्वारा। तो अब उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है इनको एक तरीके से, आप लोग एक बात ज़रूर याद रखना, इनको जो है आप कह सकते हो एनकाउंटर एक्सपर्ट बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे एनकाउंटर करे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 16 मार्च को एक ब्लैक कार को रिकवर किया है। कौन सी कार है? मर्सिडीज़ बेंज। और यहाँ पे ये कार यूज़ करी जाती है मिस्टर वाजे के द्वारा, यानी इसी पर्सन के द्वारा। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि नंबर प्लेट मिली है, जो एसयूवी कार है जिसके अंदर विस्फोटक देखने को मिला था, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल देखने को मिला था, जो कि मुकेश अंबानी की कार के सामने, घर के सामने जो कार मिली थी। तो वहाँ पे ये जो कार है बेसिकली
इसकी नंबर प्लेट इस कार के अंदर देखने को मिली है। मतलब ये केस जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या निकल कर आता है। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके ऊपर हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं क्या है ये बेसिकली। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये एक स्टेट एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया था हमारी भारत सरकार ने, ताकि जो आतंकवाद है हम लोग उससे लड़ सकें भारत के अंदर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एजेंसी है इसके पास काफ़ी सारी पावर्स है कि ये टेरर रिलेटेड क्राइम से लड़ सकता है, यानी कि ये जो आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं हमारे राज्यों के अंदर वहाँ से ये लड़ सकता है। और इनको परमिशन, स्पेशल परमिशन दी जाती है कि हाँ आप इस केस को हैंडल कर लो। नाउ ये जो एजेंसी है ये कब आई थी? ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा लाया गया था हमारे बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और 31 दिसंबर 2008 में इसको हम लोगों ने लेकर आ चुके थे। और फिर उसके बाद आप देख पाओगे ये 31 दिसंबर 2008 में हम ये बॉडी लेकर आने के बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बन जाती है आपके लिए, ये जो एनआईए इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं? हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में यहाँ पर इसके अदर ब्रांचेस हैं। ओके, ये अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाकर चलती है बॉडी, जिसमें जो मोस्ट वांटेड पर्सन्स हैं उनको डाल दिया जाता है। ओके, ये था आर्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, फिलहाल आपको केस के बारे में एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बता ही दिया है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है एक मीटिंग चल रही है, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है लॉर्ड ऑस्टिन। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑस्टिन जो है भारत पर आए हुए हैं 3 दिन की विजिट पर। तो लगभग आप कह सकते हो फ्राइडे सैटरडे हो चुका है, आज संडे ये लास्ट दिन रहने वाले हैं। तो इन्होंने काफ़ी लोगों से मीटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि क्या क्या बातचीत हुई है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं पहले, फिर उसके बाद आप जो हम अजीत डोवल साहब हैं उनसे भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर से भी इनकी मीटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जो यूएस और इंडिया है वो आगे मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर में आपस में मिलकर काम करने वाले हैं। और ये जो पूरी पार्टनरशिप है इसका एक सेंट्रल पिलर रखा गया है, यानी मेन मुद्दा इंडो पैसिफिक रीजन को टारगेट किया गया है हर बार। ऐसे हमारे ऑस्टिन के द्वारा खुद ही बोला गया, यानी कि जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन, उनके द्वारा बोला गया जो पार्टनरशिप है वो एक ही चीज़ के ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस रहने वाला है, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा रीजन है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला रीजन बेसिकली। ठीक है। अब ये जो ये वाला रीजन है इसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। यहाँ पर जो चाइना है उसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना के रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया और जो है ये यूएसए आपस में मिलकर काम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे मेनली जो है इंडो पैसिफिक के बारे में बातचीत करी गई है। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट है यूएसए के साथ जिसको हम लोग डिफेंस एग्रीमेंट्स बोलते हैं, उनके ऊपर काम करने की बात बोली गई है। जैसे कि लेमुआ कोमकासा बेका। अब ये आप कहोगे लेमुआ कोमकासा बेका ये कौन से एग्रीमेंट हैं? तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैंने ये पिछले साल बनाई थी और काफ़ी डिटेल में बताया है चारों के चारों एक्ट के बारे में। तो आप जैसे ही टाइप करोगे व्हाट इज़ बेका या लेमुआ, तो उसके आगे टाइप कर देना बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, 9 से 10 मिनट का वीडियो है। आप वहाँ पे चारों एग्रीमेंट के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, मैंने डिटेल में चारों समझाएं तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली ये इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट है। तो बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पर हम लोग इन एग्रीमेंट का और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं और भी ज़्यादा इनको मजबूत करने वाले हैं। उसके बाद इसी डिस्कशन के अंदर ये बात करी गई जो मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़िया होगा इंडिया और यूएस के बीच में। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, कोऑपरेशन होगा डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर ये लोग हम दोनों मिलकर ये स्टेप उठाने वाले हैं। और मैंने जैसे बताया कि जो ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलकर आ चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं इनसे मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी चीज़ें बोली गई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो ये ऑस्टिन साहब हैं इनके द्वारा बोला गया जो सेंट्रल पिलर होने वाला है भारत और यूएसए के बीच में वो होने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन। और चाइना को कैसे टैकल करना है वो होने वाला है। देखो चाइना का एंगल आ गया वापस से। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है बीजिंग अपना आपके टाइम पे देखोगे तो बहुत तेजी से जो है अपनी मिलिट्री को ग्रो कर रहा है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं साउथ चाइना सी के अंदर। अपना एग्रेशन
साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा दिखाता है, कहता है कि हाँ वो सी मेरा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है दोनों का, ये आप कह सकते हो इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप है, ये मिलकर काम करेगा ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री और ओपन बनाया जाए, ताकि जो चाइना है उसमें अपना दबदबा ना बनाए, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे क्वाड की बारे में बात करी गई। अभी हाल ही में क्वाड की समिट भी हुई थी, आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उसमें भी यही बातचीत रखी गई है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको एक फ्री और आप कह सकते हो बिल्कुल फ्री एरिया बनाया जाएगा और बिल्कुल ओपन एरिया बनाया जाएगा, यानी कि चाइना का एग्रेशन वहाँ पर ना देखा जाए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 पर। तो आप देख पाओगे अगेन, अभी हमने उसी चीज़ के बारे में बात करी है। तो अभी जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात हुई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई है, ठीक है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके साथ भी हम भी मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने वापस से बातचीत उठाई है कि किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो, इंडो पैसिफिक इशू तो अलग से देखने को मिलेगा, इंडो पैसिफिक इशू को हर जगह पर डिस्कस करा गया है। तो यहाँ पे बताया गया, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी बातचीत हुई है ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया, जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो वाला मुद्दा भी इनके द्वारा उठाया गया है। क्या क्या बोला गया है बेसिकली, चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो इनके द्वारा बोला गया, जो अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया के अंदर टेंशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में बातचीत करी गई है, उसके बारे में मुद्दा उठाया गया। फिर उसके बाद इनके द्वारा बोला गया है, जो डिफेंस सेक्रेटरी इनके द्वारा बोला गया, दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड के अंदर, यानी इंडिया और यूएसए, और यहाँ पर हमें वैल्यू करना चाहिए इन सब चीज़ों का, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका वैल्यू करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की हमें वैल्यू देना चाहिए, जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर उसके बाद ये बाहर आए तो एनडीटीवी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग वगैरह हुई है इनके द्वारा। तो एनडीटीवी के साथ यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे इन्होंने डिस्कस किए हैं और इन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि किस चीज़ को लेकर, कि जो है, देखो ये कैसा स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा, वी हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया इज़ आवर पार्टनर, अ पार्टनर हुज पार्टनरशिप वी वैल्यू, यानी कि जो पार्टनरशिप है इंडिया और यूएसए की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ऐसी पार्टनरशिप है जिसको ये वैल्यू देते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, और उसी की वजह से इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे भी रख दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख पाओगे ह्यूमन राइट को लेकर बातचीत करी गई है, और जो फार्म प्रोटेस्ट है उसके बारे में भी इनके द्वारा बातचीत करी गई है। कहाँ पर है वो, एक सेकंड, मैंने अभी पढ़ा था, और यहाँ पर देख सकते हो आप, इनके द्वारा ये भी मुद्दा उठाया गया, जो प्रोटेस्ट हुआ है फार्मर्स के द्वारा वो वाला मुद्दा भी यहाँ पे उठाया गया है। तो जो ये मिस्टर ऑस्टिन है जिनका आप पिक्चर देख रहे हो, इनके द्वारा बोला गया, इनके द्वारा किसी पर्सन ने बोला था, कौन है वो, यूएस के सीनेटर, कौन है, जिनका नाम है रॉबर्ट मेनेंडेज, इनके द्वारा बोला गया था कि हाँ ये मुद्दा उठाना है यूएस के जो ये इंडिया का फार्म प्रोटेस्ट है उसके बारे में बातचीत करके आनी है, ठीक है। इनसे यहाँ पे बोला गया था, तो इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बोला है कि ह्यूमन राइट को फोकस करना चाहिए हमें, आज के टाइम पर हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं तो हम लोग को ह्यूमन राइट्स को वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक के बारे में बात हुई है। सिंपल है, 2-4 पॉइंट्स हैं जो कि हमें निकाल के एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स बनाने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे प्लान कर रही है कि वो लोग लोन लें, और लोन लेने वाले हैं बहुत ही तगड़ा लोन, आप देख पाओगे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लान्स टू सीक लोन्स, और लगभग यहाँ पे 37,179 करोड़ रुपए का यहाँ पे लोन लेने की बात करी जा रही है। और ये लेंगे हम लोग बहुत ही सारे मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक से, यानी जो टॉप के बैंक्स कहलाते हैं दुनिया के अंदर, उन्हीं बैंक से ये लोन लेने वाले हैं। आप देख पाओगे मिनिस्ट्री जो प्लान कर रही है यहाँ पर, ये जो लोन है 14,600 करोड़ रुपए का लोन लेंगे हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, यह भी प्लानिंग चल रही है। उसके बाद 11,550 करोड़ रुपए का जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, फिर 7,300 करोड़ रुपए का न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो यहाँ पे बताया गया, अब यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम लोग लोन, ताकि जो नई नई स्कीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनको अच्छे से डेवलप कर सकें, या फिर कोई नई स्कीम लाई जाए तो उसको भी हम लेकर आ सकें, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। बहुत सारे स्टेप हम लोग उठाने वाले हैं अगर ये हमारे पास पैसा आता है तो। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। सबसे पहले आप लोग देख पाओगे बोला गया है माइग्रेंट वर्कर्स आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे बताया गया कि जैसे जैसे लॉकडाउन लगा था, लगभग 1 साल होने वाला है लॉकडाउन को, पिछले साल 24 मार्च को जो ये लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर खासकर माइग्रेंट वर्कर सबसे टॉप पर हैं।
यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं बेचारे, और वहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक पर्सन ने अपना इंटरव्यू खुद दिया है, यहाँ पे बताया अपनी प्रॉब्लम्स को, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गया था पर्सन। तो आप देख पाओगे क्या है कि बेसिकली जॉब्स वगैरह डाउन चली गई हैं, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस शट हो गए हैं, इनकम डाउन हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, उनकी जॉब्स भी चली गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आर्टिकल देख पाओगे, यहाँ पर क्या बातचीत करी गई है। इंडिया को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए म्यांमार के क्राइसिस को। आज के टाइम पर म्यांमार में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बेसिकली क्या क्रिएट हो रही है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। म्यांमार के अंदर पहले होती थी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे यहाँ पर आजकल सभी जगह पर होती है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, मिलिट्री रूल लेकर आ चुके हैं। जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी उसको रद्द कर दिया, यहाँ पे बोला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, मिलिट्री राज करेगी। तो आज के टाइम पर जो मिलिट्री है वो कंट्रोल कर रही है म्यांमार को पूरी तरह से, और यही चीज़ें लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई हैं। लोग सड़कों पर निकल चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत विवाद देखने को मिला है इस मिलिट्री के बीच में और लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं म्यांमार से वो छोड़कर निकल रहे हैं। ठीक है, म्यांमार छोड़कर निकल रहे हैं, कहाँ पर, जो उसके आसपास के एरिया हैं। नाउ क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों से, म्यांमार के कौन, आप कह सकते हो म्यांमार से कौन कौन से जो एरियाज़ है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, इसको भी ज़रूर यहाँ पे ज़रूर मैप में देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा लोग निकल कर जा रहे हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से, तो उसी में ही सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो बेसिकली, लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ हमारे इंडिया की, तो इंडिया यहाँ पर ये स्टेप उठा रहा है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा ये कहना है कि किसी को भी नहीं आने देना चाहिए, हम लोगों को जो है ये जो शरण नहीं देनी चाहिए, एक तरीके से जो आ रहा है उन लोगों को वापस से डिपोर्ट करो, वापस से भेजो। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया है। तो इस चीज़ से जो मिज़ोरम है वो काफ़ी अनहैप्पी है, वो काफ़ी नाखुश है। यहाँ पे मिज़ोरम बोल रहा है कि जो इंडिया है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया को जो है म्यांमार के क्राइसिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग निकल कर आ रहे हैं आज के टाइम पर परेशानी में हैं, उनको शेल्टर देना चाहिए, उनके सर पे छत देनी चाहिए, खाना देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। ठीक है, जो कि म्यांमार आज के टाइम पर मिज़ोरम आज के टाइम पर कर रहा है। मिज़ोरम में जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से वो, आप कह सकते हो, ट्रीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का स्टेटमेंट कुछ और है। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि अभी आप लोगों को मालूम है, हाल ही में यूएस चाइना के बीच में अलास्का में ये बातचीत चली रही थी, एक मीटिंग चल रही थी। तो ये मीटिंग अगर हम बात करें तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छे से हुई थी, लेकिन इसकी एंड काफ़ी बुरी हुई है। मतलब कि एंड क्या बुरा हुआ है कि देखो, आपस में यूएस चाइना बात ही कर रहे थे, तो कुछ चीज़ों पे तो एग्रीमेंट हो चुका है, कुछ चीज़ों पे चाइना नाखुश है। अब देखो, जहाँ पर उसे अपनी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वहाँ पे नाखुश तो हो गई। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पर जो मिस्टर ब्लिंकन है, इधर की साइड से, जो यूएस की साइड से मिस्टर ब्लिंकन थे, ये इन्होंने क्या क्या बातें रखी ईरान को लेकर कि हाँ चलो, ईरान, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान और क्लाइमेट चेंज, इन सभी एरिया में क्या है, अमेरिका यानी यूएसए और जो है चाइना, ये दोनों एग्री हो गए कि हाँ चलो इन सभी एरियाज़ में काम करेंगे। अब चाइना कहाँ पर पीछे हटा, चाइना पीछे हटा जब उठाए गए मुद्दे चाइना से रिलेटेड। चाइना के अंदर जो जिनजियांग वाला एरिया है, वहाँ पर जो उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है। ये मुद्दा उठाया गया कि चाइना ये बंद करेगा। उसके बाद हांगकांग से जो आज के टाइम पर रिलेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे बंद करेगा। हांगकांग पे जो आज के टाइम पर हांगकांग को काफ़ी परेशान करता है। उसके बाद तिब्बत वाले रीजन के अंदर आप देख पाओगे एग्रेशन, और उसके बाद ताइवान को अपना पार्ट मानता है, ठीक है, कहता है ये हमारा पार्ट है, और फिर साइबर अटैक भी बहुत सारे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करी गई। दूसरी तरफ पे तो चाइना जो है इस चीज़ पर एग्री नहीं हुआ है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये आप देख पाते हो, मतलब कि एग्रीमेंट नहीं, एक तरीके से जो बातचीत हुई है, जो सहमत हुए हैं दोनों, वो इन दोनों एरियाज़ को लेकर हुए हैं। इन एरियाज़ पे बातचीत तो करी गई है, लेकिन यहाँ पर चाइना इन चीज़ों से नाखुश होकर चला गया था मीटिंग से, यानी कि ये मीटिंग यहाँ पर बुरी तरीके से एंड हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना के पर्सपेक्टिव से तो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो दोनों ने बातचीत करी है अच्छे से, यहाँ पर फोकस करने वाले हैं ये लोग क्लाइमेट को लेकर। ओके, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सभी जगह पर आएगा मजाक कर रहा हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आप देख पाओगे, ये जो इमरान खान हैं, ये पॉजिटिव देखने को मिले हैं कोविड-19 से। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे अपडेशन है, देखो क्या क्या आता है अभी आर्टिकल आने वाले टाइम पर। नाउ हम लोग बात करते हैं, अब देखो क्या करना है आप लोग को, जो है ये साइंस एंड टेक वाला पेपर आज आप लोगों को खुद पढ़ना है, इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, तो आप लोग देख लेना, ब्लैक होल के बारे में पढ़ लेना, और जो है यहाँ पर हमिंग बर्ड के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, एक दो आर्टिकल हैं, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो आप इजीली छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दो तीन आर्टिकल हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है, बेसिकली दो हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल में बातचीत करी गई है किस चीज़ के बारे में, अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर काफ़ी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसके बेसिस पे हमने अपना थंबनेल भी बना रखा है। ठीक है, तो जो दिल्ली के अंदर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, अभी हाल ही में एक बिल पास किया गया है, वो बिल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का बिल है। क्या नाम है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। अब इस बिल के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको थोड़ी बहुत पावर, उनके ऊपर जो पावर है वो उनको बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर बातचीत करी गई है। नाउ यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसके अंदर से मैंने की पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब आपको क्या पढ़ना है वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे देख पाओगे इजीली क्या क्या पढ़ना है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ये लोकसभा के अंदर ये आप कह सकते हो बिल को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे कि जो पहले वाला बिल था, ये पहले एक्ट था 1991, ये पहले एक्ट जो था 1991 वाला, कौन सा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसको हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, इसके अंदर बदलाव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करा गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह है उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन करा गया है, उनकी पावर्स को और बढ़ाया गया है इस अमेंडमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या प्रोविज़न है इस बिल के। सीधा सीधा इस बिल के अंदर बोला गया, जो गवर्नमेंट है, सरकार का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब से जो है बहुत बड़ा रोल रहेगा इस गवर्नमेंट के वर्क के अंदर। ठीक है, पहले इतना फोकस नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इस पे फोकस देने वाले हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी जो ऑप्शनल पावर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अब ज़्यादा मैटर के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर भी अगर कोई भी लॉस बनाती है, कोई भी कानून बनाती है दिल्ली, तो उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी आप कह सकते हो वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये भी इन मैटर्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इनका भी ओपिनियन हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आज के टाइम पर, इनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई है कि ये भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो दिल्ली कैबिनेट जो भी डिसीजन लेंगे उसके अंदर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी एक बहुत बड़ा ओपिनियन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी इससे पहले नहीं था। क्यों? इससे पहले साल 2018 के अंदर आप लोगों को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसके अंदर बोला गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैड नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ये 2018 के अंदर वर्डिक्ट आया था। ठीक है, उन्हें जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलना था, उनकी एड और एडवाइस पर चलना था। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ों को बदल दिया गया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफ़ी हद तक पावर्स डिफाइन कर दी गई हैं, दे दी गई हैं कि इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, ये भी अपना ओपिनियन रखेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये था आर्टिकल, और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यही सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं इसके अंदर। इसी के बेसिस पे थंबनेल भी लगाया था, और जो है आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका है। नाउ अगेन यहाँ पर बात करी गई है म्यांमार के बारे में। तो मैंने आपको बताया म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। अब म्यांमार के अंदर से लोग निकल रहे हैं बाहर, कि म्यांमार छोड़कर आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोग कह रहे हैं रहने लायक जगह ही नहीं है वो। अब लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं शरणार्थी बनकर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्यूजी। तो मिजोरम के अंदर जो है बहुत सारे लोग आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। मिजोरम पूरी तरह से उन लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन भारत के द्वारा अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एक रीज़न बहुत बड़ा। क्या? सबसे पहले तो आप देख पाओगे कहानी शुरुआत कहाँ से हुई है। 1 फरवरी से कहानी की शुरुआत हुई, जब वहाँ पे मिलिट्री कू देखने को मिला। मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट, जहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री ने अपना रूल कर लिया है म्यांमार के अंदर। अब म्यांमार के अंदर रूल कर लिया तो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे। क्यों ऐसे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलने लगे? जब सिचुएशन परेशान हो गए लोग पूरी तरह से, लगभग 1 महीने बाद लोग वहाँ से बाहर निकलना चालू करे हैं। ठीक है, उसके बाद मिजोरम में जाना चालू कर दिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने एक क्लियर कर दिया बिल्कुल, इंडिया जो है यूएन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी का पार्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया ने इसको साइन ही नहीं किया है, तो इंडिया को यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया आप नहीं बुला सकता इन लोगों को। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बुला भी सकता है, ऐसा नहीं है कि रेफ्यूजीज़ जो हैं हम लोग उनको एंटर करवा सकते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग उनको एंटर नहीं करवाएंगे, हम लोग उनको शरण नहीं देने वाले, उन जो भी आ रहे हैं उनको वापस से डिपोर्ट
कर दिया जाए, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। नाउ अगर हम बात करें ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई है, मतलब लोग आना कहाँ से कब से स्टार्ट हुए हैं, तो आप देख पाओगे मिज़ोरम के अंदर लोग स्टार्ट हुए हैं आना जब 1 महीने बाद से, जब ये मिलिट्री को हुआ है, ये मिलिट्री का रूल आया है, उसके लगभग 1 महीने बाद से ही लोगों ने एंट्री करनी चालू कर दी है मिज़ोरम के अंदर। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि देखो इन दिस फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है, म्यांमार आज के टाइम पर आप देख पाओगे बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन है वहाँ पर। ऐसा बोला जा रहा है क्या ये पहली बार है कि ये जो हुआ है, तो ऐसा नहीं है, पहले भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है म्यांमार के अंदर। पहले भी म्यांमार के अंदर से लोग रेफ्यूजी बनकर निकले हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं। तो आप देख पाओगे लगभग 1200 से ज़्यादा बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, तो ये सभी लोग जो है म्यांमार से निकलकर मिज़ोरम के अंदर रेफ्यूजी बनकर, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले भी ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बातचीत करी गई है बॉर्डर कितना पोरस है, यानी कि बॉर्डर पर कोई फेंस वगैरह है या नहीं, बॉर्डर में ईजिली एंट्री कर सकते हो। तो हाँ बिल्कुल, जो अगर हम बात करें मिज़ोरम की साइड पे जो बॉर्डर है वहाँ पर कोई इतनी फेंसिंग वगैरह नहीं हो रखी है, कोई दीवार वगैरह इतनी अच्छी खासी है नहीं, वहाँ पे सिर्फ आसाम राइफल पर्सनल गार्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी कब तक जो है अपनी निगरानी रख पाएंगे, क्योंकि वो बॉर्डर साइड बहुत लंबा है। तो वहाँ से जो है एंट्री मिल जा रही है कहाँ पर, मिज़ोरम के अंदर, जो भी म्यांमार के लोग हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान बांग्लादेश है, तो बहुत ही टफ बॉर्डर बना रखा है वहाँ पे, फेंसिंग वगैरह, जो बॉर्डर वगैरह, वॉलिंग वगैरह वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन म्यांमार और जो मिज़ोरम वाली एरिया में बॉर्डरिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि वहाँ से एंट्री काफ़ी हुई है। ओके, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या मिज़ोरम सपोर्ट कर रहा है, तो मिज़ोरम जी बिल्कुल आज के टाइम पर बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को, म्यांमार को। ठीक है, मिज़ोरम के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे आप देख पाओगे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, रेफ्यूजीज़ को मेडिकल केयर दिया जा रहा है, और आज के टाइम पर लेकिन दूसरी तरफ भारत को देखें तो भारत यहाँ पर मना कर रहा है। भारत ने एक नोटिस जारी कर दिया था चीफ सेक्रेटरीज़ को, कौन कौन के, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सभी के आप कह सकते हो चीफ सेक्रेटरी को ये नोटिस दे दिया था कि आपको जो रेफ्यूजीज़ आएंगे उनको अलाउ नहीं करना है, जो भी म्यांमार से निकलकर शरणार्थी आएंगे उनको अलाउ नहीं करना है, उनको वापस से डिपोर्ट करना है, इनके द्वारा ये बोला गया था। लेकिन जो मिज़ोरम है वो आज के टाइम पर इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाखुश है, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए आज के टाइम पर, और इंडिया इतना बड़ा आप कह सकते हो बड़ा डेमोक्रेसी है, तो पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए म्यांमार को। अच्छा, आपकी क्या राय है, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, रेफ्यूजी को बुलाना चाहिए या नहीं? ये आप अपना स्टेटमेंट, अपने ओपिनियन लिख सकते हो कि हाँ हम लोगों को रेफ्यूजी बुलाना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी ज़रूर बताना। नाउ बस यहाँ पे 2 ही आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली बोला जा रहा है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। तो अभी आप लोगों को मालूम है हाल ही में ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थी। ठीक है, बोला ये जा रहा था जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल करी गई वैक्सीन, और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आई। इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होता हुआ नज़र आया था, यानी खून सा जमने लगा था बॉडी के अंदर। तो फिर ये उन लोगों ने जो है वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया था। पहले डेनमार्क ने सस्पेंड करा, फिर जर्मनी ने सस्पेंड करा, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बाद वापस से इन्वेस्टिगेशन हुआ, चेकिंग हुई, और बाद में पता चला ये वैक्सीन से ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इससे। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर इन वैक्सीन को आप कह सकते हो जारी कर लिया गया है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये बताया जा रहा है क्या डर है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से, तो नहीं है कोई डर यहाँ पर आज के टाइम पर, बिल्कुल सही है ये वैक्सीन। बहुत सारे WHO यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर चुका है, और जो है यूरोप की मेडिसिन एजेंसी जो है वो भी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। ओके, नाउ होता है यहाँ पर हमारा एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।